हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्योति राजपूत, जो कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर अभी काम कर रही हैं। इनको 15 इयर्स हो गए हैं। इन्होंने स्टार्ट किया था एज अ लेक्चरर, देन एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, देन एसोसिएट प्रोफेसर, एंड अभी वो वहां पर एज अ प्रोफेसर काम कर रही हैं। इन्होंने पीएचडी किया है फिजिक्स में। मुझे लाइफ में इन्होंने काफी जगह पे गाइड किया है, काफी जगह पे सपोर्ट किया है, काफी जगह पे मोटिवेट किया है। यहाँ तक कि शादी को लेकर भी मेरे जो थॉट्स हैं वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं थे। मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है मैरिज में। उस चीज में इनको और इनके हस्बैंड को देखकर मुझे काफी ज्यादा मोटिवेटेड फील हुआ और मुझे लगा कि ठीक है, बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल चीजें नहीं होती। अगर आपको सही लाइफ पार्टनर मिल जाए तो चीजें बहुत स्मूथली भी आगे जा सकती हैं। नेक्स्ट मिलते हैं हम डॉक्टर ज्योति राजपूत से। वेलकम डॉक्टर ज्योति राजपूत। अपने एक्सपीरियंसेस आज हमारे साथ आप क्या क्या शेयर करेंगे? Yeah, thank you, Alka, for such a great introduction. I'm very happy to be here. Yes, PhD जो journey है, being a female and being a married woman, it is really tough. Lot of challenges are there. बहुत सारी problems आती हैं starting में. मुझे याद है जब मेरा बेटा छोटा था, तब उस टाइम पे मैंने कैसे एंट्रेंस की पूरी प्रिपरेशन की। आई हैव डन माय पीएचडी फ्रॉम एनआईटी जालंधर। सो वहाँ पे टेस्ट था, एग्जामिनेशन जो इनिशियल उनका होता है। और इस टाइम मैंने सारी अपनी बुक्स दोबारा से निकाल के सारे कंसेप्ट्स किस तरह से रिफ्रेश किया। और उस टाइम पे मैं रात को पढ़ती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो थे वो उस टाइम पे मेरा बेटा लेके बैठते थे। एंड पूरा सपोर्ट था। तो एज अ मतलब हस्बैंड के साथ ही आप ये चीजें जो है टैकल कर सकते हैं, अगर आप प्रॉपरली सपोर्टिव इन्वायरमेंट में हैं आफ्टर मैरिज। जैसे कि हम लोग डिस्कस करें कि आपने पीएचडी भी किया है, प्लस आप 15 ईयर से जॉब कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि आपके 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी। तो कैसे आपकी जर्नी रही? कैसे आपने मतलब पीएचडी की शुरुआत जब आपने की थी तो तब क्या क्या सिनेरियो थे, प्लस आपने कौन कौन से सोशल इश्यूज फेस किए? क्योंकि आप तब भी आपने अपना जॉब को छोड़ा नहीं, कंटिन्यू करा, प्लस आपने पीएचडी भी करी। तो क्या क्या आपको हर्डल्स फेस करने पड़ी, क्या क्या चीजों में आपके हस्बैंड ने सपोर्ट किया? तो वन बाय वन हम इन पे जाएंगे। तो सबसे पहले आप बताइए कि आप क्या चीज डिस्कस करना चाहेंगे? सबसे पहले तो जैसे कि आप बोल रहे हो कि क्या क्या चैलेंजेस मेरी लाइफ में आए आफ्टर पीएचडी। तो जैसे ही मैंने टेस्ट क्रैक किया, उसके बाद जो मेरी एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हुई थी, क्योंकि मेरा जो बेटा था वो सिजेरियन ऑपरेट से हुआ था। उस टाइम पे मेरी सिटिंग बहुत लाइक इट इज वेरी टफ टू स्टे फॉर लॉन्ग टाइम। तो उस टाइम पे 7 मंथ्स और 6 मंथ्स तो मैंने अपने बेटे को पूरे दिए, डिवोट किए 6 एंड 7 मंथ्स। एंड उसके बाद मैंने जो था अपना मेरे मदर इन लॉ के फ्रेंड हैं, उनके पास मेरा बेटा रहा, क्योंकि मेरे मदर इन लॉ जो थे वो मेरी मैरिज से पहले ही 1 ईयर पहले ही वो एक्सपायर हो गए थे। जॉइंट फैमिली थी स्टार्टिंग में, तो इट वाज वेरी टफ दैट टाइम। उस 7 मंथ्स के बाद मैंने जो था अपना जॉब कंटिन्यू किया था। स्टार्टिंग में मैंने वो ब्रेक लिया हुआ था बेटे के लिए। एंड उसके बाद मैंने जो था अपना पीएचडी का टाइम स्टार्ट किया था। एंड तब मेरी कोशिश होती थी कि मैं 9 to 5 जॉब के बीच में अपना टाइम जो था निकाल के या चुरा के अपना पीएचडी का काम करूं, क्योंकि उस टाइम पे बाकी लोग जो थे वो सब एंजॉय कर रहे होते थे, मेरे कलीग्स। और मैं अपना जो था बीच में जो भी मेरा ब्रेक टाइम था, उस टाइम पे मैं अपना जो था पीएचडी का काम कर रही होती थी। तो थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं देखना पड़ता है कि आप कहाँ से अपना टाइम चुराओगे। एंड उसके बाद घर जाके अपने बेटे को सारा मैंने देखना, सारे काम वगैरह देखने। एंड फिर वो जब सो जाता था रात को, उसके बाद मैंने अपना पीएचडी का काम करना। तो ये थोड़ी बहुत चीजें मेरे ख्याल से आपको करनी पड़ती हैं, और बाकी तो चलो जब सपोर्ट होता है तो ये चीजें अपने आप हो जाती हैं। अभी मेरी जो बेटी है वो 1.5 ईयर की हो गई है, तो मैं समझ सकती हूँ कि कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो मेरे लिए जो है अभी भी आज की डेट में अगर कोई मुझे बोलता है कि पीएचडी ज्वाइन कर लो तो मैं शायद नहीं कर पाऊंगी। बट हाँ, हैट्स ऑफ टू यू कि 6-7 मंथ का आपका बेबी था और आपने मतलब इतनी हिम्मत दिखाई, क्योंकि उस टाइम पे फिजिकली भी बहुत ज्यादा वीकनेस होती है, प्लस आपका सर्जेरियन था तो आपको उठने बैठने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आती होगी। स्टिचेस थे तो काफी सारी आपको प्रिकॉशन लेनी पड़ती है स्टिचेस के केसेस में, कि आपको इस तरह से बैठना है, इस तरह से आपको चलना है, तो काफी सारे इश्यूज आते हैं। तो आपने उस टाइम पे इतनी हिम्मत दिखाई, प्लस फिजिकली जो होता है कि बहुत ज्यादा बंदा ड्रेन फील करता है आफ्टर डिलीवरी। आपकी बॉडी में कई सारी वीकनेसेस आ जाती हैं, कई सारे प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ते हैं, हार्मोन लेवल बहुत इम्बैलेंस हो जाता है, मूड स्विंग होते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। और प्लस बेबी के लिए जो केयर और कंसर्न होती है, तो उसकी वजह से भी पोस्टपार्टम एंजाइटी जिसे बोलते हैं वो कहीं ना कहीं होती है कि पता नहीं हम बच्चे को सही से डील कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सारी चीजें खुद से करनी होती है। इनफैक्ट फर्स्ट बेबी जब होता है तो ये सारी चीजें पहले से पता नहीं होती है। सुनी हुई चीजें होना अलग चीज है, लेकिन जब आप खुद से फील करते हो पहली बार तो चीजें बहुत डिफरेंट होती हैं। तो
बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम होता है और उस टाइम पे पीएचडी जॉइन करना, पीएचडी इज़ ऑल्सो लाइक डिलीवरिंग अ बेबी। मुझे लगता है कि आपने मतलब पीएचडी जॉइन करा तो फिर से एक बार प्रेगनेंसी फेज़ में चला गया इंसान। दोनों चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हैं। शुरू के 2 इयर्स बेबी के लिए भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं और शुरू के 2 इयर्स पीएचडी में भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। तो आपका जो 1 ईयर था आफ्टर बेबी और प्लस पीएचडी का इनिशियल ईयर, वो दोनों ओवरलैप कर रहे थे, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम आपके लिए रहा होगा। तो आपने किस तरह से मैनेज किया चीज़ों को, किस तरह से चीज़ों को ब्रेक डाउन किया अलग-अलग स्टेप्स में, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी? उस टाइम पे एक तो ये था कि टास्क बहुत ज़्यादा दिखते थे, घर के काम थे और क्योंकि मेरी प्राइवेट जॉब थी तो ऑफ़िस के काम भी काफ़ी थे एंड बाकी जो पीएचडी के टास्क थे, तो मैंने क्या किया था उस टाइम पे अपने टास्क को मैंने प्रायोरिटी लिस्ट वाइज़ डिवाइड कर दिया था कि कौन-सा टास्क मेरे को कब करना है और कितना टाइम डिवोट करना है उस चीज़ के लिए। तो आई थिंक जब आप टास्क को डिवाइड करके चलते हो, प्रायोरिटी लिस्ट बना के चलते हो, तो चीज़ें ईज़ी हो जाती हैं कंपैरेटिवली एंड बाकी ये है कि हाँ, आप एज़ अ टीम वर्क काम करते हो घर पे। आपको अपने फैमिली मेंबर्स को एज़ अ टीम लेके चलना होता है कि कौन-सा काम कौन करेगा, कब करेगा एंड येस एज़ अ टीम वर्क हम लोगों ने मतलब पीएचडी मेरी अकेले की पीएचडी नहीं है, वो मेरी पूरी फैमिली की पीएचडी है। तो सबने अपना एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है उसमें। तो हाँ, आप लोग अपने टास्क को डिवाइड कर लो और अपने फैमिली को एज़ अ टीम मेंबर्स लेके चलोगे तो इट विल बी डन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवाइस है, जो भी लोग पीएचडी स्टार्ट कर रहे हैं या अभी भी जिन्होंने स्टार्ट किया है, वो मैरिड हैं, सिंगल्स हैं, जो भी हैं, तो उनको इस चीज़ से एक थोड़ा-सा हाँ, आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से चीज़ें मैनेज करनी है, क्योंकि पीएचडी के स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। कुछ लोगों का टॉपिक डिसाइडेड नहीं होता है, कुछ लोगों का एडवाइज़र डिसाइडेड नहीं होता है, तो उनको उधर भी टाइम देना होता है। प्लस उनको इनिशियली चीज़ें समझने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मास्टर तक की जो स्टडी होती है, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। पीएचडी की स्टडी एक अलग ही स्टडी होती है। मैंने अपने वीडियोज़ में भी बताया हुआ है, पीएचडी से रिलेटेड जो मेरा सीरीज़ है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि ड्यूरिंग पीएचडी क्या-क्या हर्डल्स आते हैं, क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, किस तरह से मेंटली बर्नआउट फील होता है। वो सारी चीज़ें इनिशियल 2 इयर्स में होती हैं। तो उस टाइम पे किस तरह से मैनेज करना है, तो हाँ, फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, फ्रेंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो इन सब चीज़ों को हाँ, कंसीडर करके अगर चलते हैं, तो आगे को बहुत हेल्प मिलती है। उसके अलावा आपको क्या लगता है कि मतलब आपके हस्बैंड का इन सब चीज़ों में क्या रोल रहा? आपके पीएचडी में प्लस आपके मदरहुड जर्नी में और आपके जॉब में वापस से जॉइन करने में, तो सिर्फ़ आपके नहीं मतलब एक फीमेल के लिए एक हस्बैंड का सपोर्ट कितना मैटर करता है इन सब चीज़ों में? देखिए, बिना हस्बैंड के सपोर्ट के आप पीएचडी तो क्या कोई भी काम मैरिज के बाद जो है बहुत मतलब टफ लगता है। इट इज़ लाइक कि ये काम हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है क्योंकि उसमें क्या होता है हस्बैंड आपका एक एज़ अ फ्रेंड वाला रोल प्ले कर रहा होता है, जो आपके सबसे क्लोज़ भी होता है और आपके लिए अवेलेबल भी होता है, ठीक है? कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप किससे डिस्कस करोगे? या तो आप उस टाइम पे अपने फ्रेंड्स को कॉल करोगे, फैमिली मेंबर्स को कॉल करोगे, मदर को या फादर को या फिर आपके जो क्लोज़ आपके जो बिल्कुल सामने है, वो आपका हस्बैंड है। तो मुझे लगता है कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो बिल्कुल मतलब कि मेरे बेस्ट फ्रेंड की तरह रहे हैं। कोई भी चाहे वो कोई भी टास्क हो, मे बी स्टार्टिंग की प्रिपरेशन रही हो या कोई घर में किसी ने कुछ मुझे बोल दिया, कोई कमेंट हो गया, उस टाइम पे मुझे जो इमोशनल आपको सपोर्ट चाहिए होता है, वो भी मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया। तो आई थिंक जो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल पर्सन है मेरी जर्नी के पीछे वो मेरे हस्बैंड ही हैं। तो हाँ, आपको अगर आप उनको समझते हो कि स्टार्टिंग में आपको टाइम देना पड़ेगा। आपकी मैरिज के बाद आपको अपने हस्बैंड को, आपकी हस्बैंड की फैमिली को टाइम देना पड़ता है ताकि आप उनको अंडरस्टैंड कर सको। कई बार क्योंकि चीज़ें अपने हिसाब से चल रही होती हैं और आपके फैमिली मेंबर सोचते हैं कि ये तो किसी से बात नहीं करती है, बड़ी एरोगेंट है, अकेले-अकेले लैपटॉप पे लगी रहती है, तो ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग से ही आती हैं। आपको अपनी हुँ। फैमिली को टाइम देके तो उनको पता लगता है कि हाँ, ये क्या इसका ड्रीम है और मतलब क्या सोच के ये कर रही है चीज़ें और किस किस तरह से चीज़ें आगे इसको हेल्पफुल होंगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो ओपन कम्युनिकेशन आपको अपनी फैमिली में अपने हस्बैंड से करनी पड़ेंगी। उसके बाद ही फिर आपका जो हस्बैंड है एज़ अ फ्रेंड आपका रोल प्ले कर पाता है। और हस्बैंड ही नहीं मुझे लगता है कि मेरी फैमिली में मेरे सारे ही जो लोग हैं, मेरे फादर इन लॉ या मेरे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ सबने ही काफ़ी अच्छा मतलब कि मेरा सपोर्ट किया है। मेरे बेटे को सँभाला है, जैसे शाम को मेरे मुझे याद है कि मेरे फादर इन लॉ वॉक पे लेके जाते रहे मेरे बेटे को और उस टाइम पे मैं लैपटॉप पे काम कर रही होती हूँ। तो ये चीज़ें अपने आप आती हैं अंडरस्टैंडिंग के साथ
और काफ़ी क्रूशियल रोल रहता है हर एक मेंबर का। हाँ, मैं आपकी इस बात से टोटली एग्री करती हूँ क्योंकि काम चाहे छोटा हो, चाहे वो आप पीएचडी कर रहे हो, चाहे आप छोटा-सा भी कोई अपने लिए पर्सनल टाइम निकालना जो होता है आफ्टर बेबी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि बेबी की नीड होती है कि जब तक उसकी मॉम आस-पास है, तो वो उसके पास ही रहना चाहता है। पीछे अगर वो थोड़ा बहुत परेशान होगा तो इतना फ़ील नहीं होता लेकिन हाँ, आपके सामने आप उसे रोते हुए नहीं देख सकते। तो उस टाइम पे आपके फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ तो मेरी बेबी को मेरी मदर इन लॉ कभी सँभाल लेती हैं, कभी मेरे हस्बैंड उन्हें वॉक पे ले जाते हैं। तो ये चीज़ मतलब ये सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी फीमेल की लाइफ में। प्लस अगर कोई मेल है हमारी जगह, तो उसकी लाइफ में भी अगर वो पीएचडी कर रहा है, तो उसकी लाइफ में भी उसके लाइफ पार्टनर का जो रोल है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। कोई भी इंसान लाइफ में ग्रो तभी कर पाता है, जब उसका पार्टनर अंडरस्टैंडिंग हो, सपोर्टिव हो। आजकल इसको बहुत ही जनरलाइज़ कर दिया गया है कि किसी को बोलता है कि पार्टनर कैसा चाहिए? अंडरस्टैंडिंग, सपोर्टिव। तो कुछ लोग इस वर्ड से ना चिढ़ जाते हैं। वो इसके पीछे फीलिंग नहीं समझ पा रहे कि अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं कि मेरी मतलब बात बिना कहे समझ जाए। मेरी बात सुनने की कैपेबिलिटी हो, इतनी क्षमता रखता हो कि मैं कुछ बोलूँ तो वो सुन पाए। क्योंकि आजकल क्या है लोगों को बोलना बहुत पसंद है, सुनना बहुत कम पसंद है। बोलता तो हर कोई है बट सुनना नहीं चाहता कोई भी। कम्युनिकेशन गैप का जो मेन रीज़न है वो यही बनता जा रहा है आजकल रिलेशनशिप में। कम्युनिकेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब हस्बैंड वाइफ के बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा, दोनों को एक-दूसरे के ड्रीम्स पता होंगे, एस्पिरेशंस पता होंगी, गोल्स पता होंगे, तो दोनों एक-दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अब किसी को पता ही नहीं है कि किसके गोल्स क्या हैं, इसके ड्रीम्स क्या हैं, तो उसको लगेगा ये तो ऐसे ही कुछ भी करे जा रहा है या करे जा रही है, तो वो उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाएँगे। तो वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, आपकी इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए ताकि वो एक-दूसरे के ड्रीम्स को समझ पाएँ और सपोर्ट कर पाएँ। किसी भी फीमेल की लाइफ में मेल का और मेल की लाइफ में फीमेल का अंडरस्टैंडिंग और सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो इंसान आगे ग्रो कर पाता है। अब हम बात करेंगे कि पीएचडी के इनिशियल ईयर में आपको क्या ऐसी चीज़ें फ़ील हुई कि ये चीज़ें काश आपको पहले से पता होती तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता या आप और अच्छे से कर पाते? देखिए, जैसे मैंने तो मेरी एमफ़िल कंप्लीट थी, तो मुझे तो ये चीज़ें काफ़ी एमफ़िल मेरी काफ़ी एक हेल्पफुल रही, क्योंकि उस टाइम पे मेरी फ़ील्ड के कांसेप्ट मुझे क्लियर हो चुके थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो पीएचडी फ़ील्ड है, वो है लेज़र प्लाज़्मा इंटरैक्शन। इसमें थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल एनालिसिस टेक्निक्स होती हैं, जो कि हम लोग ने एमफ़िल में सीख रखी थी। तो मुझे लगता है कि जो आपके कांसेप्ट्स हैं, जो बेसिक चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, जिस चीज़ में आपने पीएचडी करनी है, वो टाइटल और सब फ़ील्ड क्या होगा आपका, और वो चीज़ जो है वो किस-किस यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है, लैब्स में अवेलेबल है, कौन-कौन सुपरवाइज़र्स या रिसर्चर्स उस फ़ील्ड में इन्वॉल्वड हैं। ये चीज़ें अगर आपको पहले पता रहेंगी, जो बेसिक उसका होमवर्क होता है, तो आई थिंक आपके वो 6-7 मंथ्स जो हैं वो बच जाएँगे। क्योंकि मेरे पास क्लियर था कि हाँ, मुझे यहाँ पे जाना है, एनआईटी जालंधर में मेरे को ये फ़ील्ड में सुपरवाइज़र अवेलेबल रहेंगे और ये मेरे फ़ील्ड के कांसेप्ट्स हैं, ये सॉफ्टवेयर्स हैं। तो ये चीज़ें अगर बेसिक चीज़ें आपके पास हैं बिफोर पीएचडी, तो इट विल बी ईज़ी। 6-7 महीने आपके आराम से बच जाते हैं और उस टाइम पे आप अपना टाइम जो है अपनी मैरिड लाइफ़ को या अपने बेबी को या उस तरह से डिवोट कर सकते हो। हाँ, तो मैं भी इस बात से टोटली एग्री करूँगी। मेरे व्यूअर्स ने देखा होगा कि मैंने स्टार्टिंग में पीएचडी पोस्ट डॉक गाइडेंस सीरीज़ बनाई है, तो उसमें मैंने बताया है कि किस तरह से शुरू में अगर आप कुछ चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं कि आपका टॉपिक क्या होगा, ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च क्या होगा, आपने किस फील्ड में जाना है, आपका गाइड कौन होगा, सुपरवाइज़र कौन होगा, किस लैब को आपने जॉइन करना है, यूनिवर्सिटी कौन-सी होगी, प्लस स्कॉलरशिप से रिलेटेड आपने अगर ये सारी रिसर्च कर रखी है, तो आपने 6 मंथ से 1 ईयर तक आप अपना मतलब सेव कर सकते हो आफ्टर जॉइनिंग अ पीएचडी। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, कोर्स वर्क होता है, प्लस नए लोगों के बीच में आपको एडजस्ट करना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपने ये सारे काम आपने पहले से थोड़ा-सा करके रखे हैं, तो एक तो इससे आपको मेंटल सपोर्ट मिलता है और आप बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड फील नहीं करते, प्लस आपको जर्नी अपनी स्मूथली आगे फॉरवर्ड करने में आसानी रहती है। तो उससे क्या होता है कि आपका 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक का टाइम भी सेव हो जाता है। और जैसे कि शादी के बाद एकदम चीज़ें चेंज हो जाती हैं, नए एनवायरनमेंट में चले जाते हो, नए लोगों के बीच में आपको रहना होता है, प्लस नए पर्सन के साथ आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, काफ़ी सारे अपने रूटीन में चेंजेस लाने होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ों में एडजस्टमेंट करना होता है। तो वहाँ पर भी आपको चीज़ों में दिक्कत नहीं आएगी। सपोज़ किसी की अभी नई-नई शादी हुई है या फिर बेबी हुआ है, तो काफ़ी सारी चीज़ें डेली रूटीन हमारा काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है। तो उस टाइम पे पीएचडी आप जॉइन कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, तो क्लैशेज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपका पर्सनल रिलेशनशिप भी खराब हो सकता है, अगर आपका मतलब चीज़ें पहले से डिफ़ाइन नहीं है, आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप है और अगर चीज़ें प्लान नहीं है, तो आप बर्नआउट फ़ील करोगे और कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन निकालोगे, तो उससे आपके रिलेशनशिप में भी इफ़ेक्ट आता है। अगर आपकी चीज़ें क्लियर है,
सॉर्टेड हैं, तो आपको आगे मतलब इन चीज़ों में फ़ायदा मिलता है, प्लस पीएचडी में भी आपको इन चीज़ों का फ़ायदा मिलता है। आप 1 साल अपना बचा लेते हो, 6 महीने अपने बचा लेते हो। तो हाँ, ये चीज़ मतलब मैं आपसे बिल्कुल एग्री करूँगी। इसके अलावा एक आजकल बहुत ही पॉपुलर टर्म चल रहा है, अगर आपने सुना होगा डिंक, डुअल इनकम नो किड्स। तो बहुत सारे कपल्स हैं जो कि उनको होता है कि हम दोनों कमाएँगे और किड्स हम नहीं करेंगे ताकि हम अपनी लाइफ़ अच्छे से एन्जॉय कर सकें। तो इसके बारे में आपकी क्या सोच है? देखिए वैसे तो ये पर्सनल अपने-अपने ओपिनियंस हैं, लेकिन जो मेरा पर्सनल परसेप्शन ये है कि फैमिली इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आपकी सही उम्र में मैरिज होनी चाहिए, आपके सही उम्र में किड्स होने चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सपोज़ करके चलते हो कि अभी हमें किड्स नहीं करने हैं और मेबी आपका 10 साल बाद मन करता है कि नहीं मेरे किड्स होने चाहिए थे। तो उस टाइम पे आपको कई टेक्निक्स हैं लेकिन कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, हेल्थ वाइज़ भी प्रॉब्लम्स आती हैं और मोर ओवर जब आपके बच्चे की शादी हो रही होती है उस टाइम पे आप पता नहीं आप चलने लायक भी होते हो कि नहीं होते हो। तो एक तरह से हम लोग जो है बच्चों के साथ भी जस्टिस नहीं कर पाते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंगली हर चीज़ जो है वो टाइमली होनी चाहिए। दैट इज़ अ मंत्रा हमारे पुराने लोग भी यही बोलते हैं और कुछ सोच के ही बोलते हैं कि हाँ, ये चीज़ें जो है टाइमली होनी चाहिए सब चीज़ें। अकॉर्डिंग टू मी कि वी हैव टू बी लाइक इन द फैमिली वी शुड बी हैविंग किड्स आल्सो इन टाइम। मैं भी इस तरह से सोचती हूँ कि ठीक है, ये आपका पर्सनल डिसीजन है। कई लोगों को बच्चे पसंद नहीं होते। रीज़न क्या होता है उन लोगों का कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, डिफ़िकल्ट भी होता है। फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि फिज़िकली उसको काफ़ी सारे चेंजेस फेस करने पड़ते हैं। कहीं न कहीं बॉडी में वीकनेस भी आ जाती है। जैसे आप 30 से पहले अगर आप बेबी करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कम मतलब स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं। जैसे आपके जो दोनों बेबी हैं, वो 30s की एज से पहले-पहले हुए हैं। तो बॉडी हमारी 30s तक काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे डिफरेंट हार्मोन प्रोड्यूस करती है। 30 के बाद कुछ चीज़ों में चेंजेस आ जाते हैं। मैंने अपना जो बेबी है वो 30 के बाद किया। तो उसकी वज़ह से हाँ, फिज़िकली बहुत ज़्यादा टायरिंग फ़ील होता है। काफ़ी सारे और डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। ठीक है, मेरा स्टार्टिंग का डाइट वग़ैरह सही था, मेरी स्लीप साइकिल सही थी और कोई इस तरह के इश्यूज़ नहीं थे पीसीओडी, पीसीओएस टाइप के। तो मुझे बेबी कंसीव करने में बहुत डिफ़िकल्टी नहीं आई। लेकिन हाँ, जैसे बहुत ज़्यादा टायर्ड फ़ील होता है क्योंकि एज जैसे-जैसे आप ग्रो कर रहे हो, जब आपका बेबी होता है, तो आपकी जो बायोलॉजिकल एज है, उसमें 2 इयर्स ऐड हो जाते हैं। तो आपको समय से पहले थोड़ा-थोड़ा मतलब ऐसे बुड्ढों टाइप कहीं दर्द हो रहा है, कभी कहीं दर्द हो रहा है। तो इस तरह से फ़ीलिंग होती है। मुझे ऐसा लगता है मतलब ये मैं आपसे कन्फर्म करना चाहूँगी कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि 30 से पहले अगर आप बेबी करते हो, तो ये जो बॉडी एक टाइप की चीज़ें हैं, ये शायद कंपैरेटिवली कम होती हैं। हाँ, ये बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ इस पॉइंट पे क्योंकि आजकल जो है वो डाइट का काफ़ी आई मीन डिफरेंस है। पुराने टाइम पे डाइट का और आज की डाइट का अगर कंपेयर करके चलो, तो काफ़ी काफ़ी फ़र्क है। 30s की एज के बाद बहुत जल्दी जो है बॉडी डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। तो या तो आप प्रॉपरली अपना ध्यान रख रहे हो स्टार्टिंग में एंड फिर यू कैन मैनेज द थिंग्स लेकिन अगर आपका बेबी बाद में और आपकी बॉडी का काफ़ी ज़्यादा एनर्जी उस टाइम पे बेबी लेके जाता है। और आप अगर उन उस टाइम पे आप क्योंकि बेबी को सँभालने में आपका टाइम लग रहा होता है, आप अपने आप पे फ़ोकस नहीं कर पाते प्रॉपर्ली, तो ये काफ़ी ज़्यादा टायरिंग हो जाता है और उस चीज़ का जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो आगे जाके भी सामने आते हैं। अकॉर्डिंग टू मी येस आपको अपने टाइमली सारे काम अगर करते हो डाइट प्लान के साथ में, तो इट कैन बी ओके। हाँ, तो ठीक है, आपका डाइट बहुत अच्छा भी है, फिर भी कहीं न कहीं आपको थोड़े बहुत इश्यूज़ आते ही हैं, फॉर अ टाइम बीइंग ही अगर आपको आते हैं, बाकी आप अगर अपना डाइट प्लान ठीक कर लेते हो, अपना रूटीन ठीक कर लेते हो, क्योंकि बेबी के साथ में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप पहले की तरह एक्सरसाइज़ टाइमली करो। लोग कर रहे होते हैं, मुझे नहीं पता कैसे मैनेज करते हैं, बट हाँ, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है टाइम निकालना, क्योंकि आपका शेड्यूल पूरा गड़बड़ हो जाता है। आपको पता नहीं होता है कि कब बेबी को किस टाइम आपकी ज़रूरत पड़ जाएगी, किस टाइम उसे फीड कराना है, अचानक से किसी भी टाइम उसको पॉटी आ जाएगी। तो चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल काफ़ी हो जाती हैं, तो आप अपने लिए उस तरह से पहले से प्लान करके जिस तरह से आप चलते थे कि ये करना है इतने बजे, ये करना है इतने बजे तो उस तरह से प्लान नहीं कर पाते हो, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती हैं। प्लस जो डिंग का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें मुझे लगता है कि हाँ, फीमेल को स्पेशली एक टाइम के बाद अगर उन्हें लगता है कि हाँ, मुझे अब बेबी कर लेना चाहिए, तो उनकी बॉडी उस तरह से प्रोसेस नहीं करेगी क्योंकि अगर एग नहीं जनरेट हो रहा होगा, तो आगे को कंसीव नहीं कर पाएँगी। प्लस अगर उन्होंने अपना एग अगर फ्रोज़ करा दिया है, अगर वो बेबी कंसीव करेंगी तो उसका जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है उसमें बॉडी को। काफ़ी सारे इंजेक्शंस, काफ़ी सारा मेडिसिन मेरा ना ईयरफ़ोन गिर गया। काफ़ी सारे इंजेक्शन, काफ़ी सारी मेडिसिन्स उसके थ्रू काफ़ी सारी डिफ़िकल्ट प्रोसेस के थ्रू बॉडी को मतलब गुज़रना पड़ता है। तो उनके लिए मतलब बेबी को कंसीव करना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अभी जो वो नेचुरल तरीके से कर पा रही हैं, वो उनको आर्टिफ़िशियल तरीके से अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है, तो डिफ़िकल्टी तो आती है। एक होता है कि हमारे जो
दांत है वो ऑटोमेटिक भगवान जी ने मतलब बना के भेजे, धीरे धीरे अपने आप वो निकलते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको एक दांत निकाल कर उसकी जगह पर दूसरा आर्टिफिशियली फिक्स कराना, तो कितने इश्यूज आते हैं वो उसकी सेटिंग बिठाने में, फिर उसमें कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो मतलब सेम उसी तरह दांत तो बहुत छोटी सी चीज है, एक बेबी को आर्टिफिशियली अगर आप क्रिएट करेंगे तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ठीक है, आपका पर्सनल डिसीजन होगा, लेकिन मुझे लगता है कि टाइमली आपको उसको डिसाइड करना चाहिए कि फ्यूचर में अगर आपका मन करेगा, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार अब तो टाइम निकल गया, अब हम कर नहीं सकते। फिजिकली आपको बहुत ज्यादा ट्रॉमा से निकलना पड़े या मेंटली आपको किसी ट्रॉमा से गुजरना पड़े, तो बेटर है कि आपको लगता है 1-2% भी आप फ्यूचर में करना चाहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हाँ, आप अभी सोच लीजिए कि फ्यूचर में आपको करना है या नहीं करना है, ताकि आगे चलकर आपको दिक्कत ना आए, आपको आर्टिफिशियल टेक्निक्स का सहारा ना लेना पड़े तो ज्यादा अच्छा है। तो डॉक्टर राजपूत, आज आपके साथ काफी सारे हमने ब्रॉड टॉपिक ऊपर से डिस्कस करे हैं, और फ्यूचर में हम इससे रिलेटेड और भी साथ में वीडियोस लेके आएंगे। मैं अपने व्यूअर्स से यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और आने वाले टाइम में अगर आपको इस तरह की और वीडियो देखनी है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या चीजें रिलेटेबल लगी, क्या चीज आपको पसंद है। और हो सकता है आपके कई सारे फ्रेंड्स हो, फैमिली में कुछ ऐसे लोग हों, कोई आपके कलीग्स हो जिनको इस वीडियो से हेल्प मिल सकती है, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और डॉक्टर राजपूत, फाइनल थॉट्स आपके जो है मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। फाइनली मैं सबको एक ही सजेशन दूंगी कि देयर इज नो नीड टू बी परफेक्ट। किसी भी काम में आप ये मत सोचो कि आई विल बी अ सुपर वुमेन, मैं सारा कुछ परफेक्टली करूंगी और मुझे करना चाहिए। तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आप सारे काम करो और बिल्कुल प्रॉब्लम फ्री होके, स्ट्रेस फ्री होके करो। कोई भी चीज में परफेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। हाँ, सारे काम बस फ्लो में निकल जाते हैं। यूनिवर्स इज लिसनिंग टू अस। तो प्रॉपरली आप सेल्फ बिलीफ रख के कोई काम करते हो तो वो अपने आप जो है अच्छे से स्मूथली हो जाता है। तो perfection is not required in every case, you know. That is a main tip. Thank you. तो लास्ट में आपने बहुत अच्छी बात कही कि परफेक्शन जरूरी नहीं है, स्टार्ट करना जरूरी है। हम सबको होता है कि ये चीज हम एक बार अच्छे से कर लेंगे ना, फिर तभी हम इसको करेंगे, एक बार सब चीजें परफेक्ट हो जाएंगी, और वो कभी होती नहीं है क्योंकि कुछ ना कुछ कमी रह जाती है और फिर वो चीज हम कर ही नहीं पाते। तो ऐसी क्या होता है, हमारी चीजें डिले होती रहती है और फिर हमें लगता है यार हमारी तो ये चीज हो नहीं पाई, हमारी वो चीज नहीं हो पाई। तो परफेक्शन जरूरी नहीं है, चीजें स्टार्ट करना जरूरी है। ठीक है, स्टार्ट कर दो, धीरे 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 टाइम के साथ परफेक्ट हो जाएंगी। आपकी ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मुझे लगता है आज की वीडियो के लिए इतना काफी है। ठीक है व्यूअर्स, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय बाय। थैंक यू डॉक्टर राजपूत। बाय बाय। Thank you. Bye.